इवनिंग, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। लेके मैं हाजिर हूँ डेली के वो 5 खबर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार से। ठीक है, आज की जो खबर है वो पहली खबर है। वो कहावत है ना, जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। तो हाल ही में एक विवाद है जो कि जंगल से जुड़ा हुआ है, और जंगल का जुड़ा हुआ विवाद तो तेजी से फैलेगा ही। उस जंगल का नाम है बक्सवाहा जंगल, और उससे जो जुड़ा विवाद है उसको हम कहते हैं बक्सवाहा विवाद। आइए समझते हैं क्या है ये बक्सवाहा विवाद। बक्सवाहा बेसिकली मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक प्रखंड है, ब्लॉक है। ठीक है, और उसी के पास में जो एक जंगल है उसको कहते हैं बक्सवाहा जंगल, उसका नाम है। क्या दिक्कत है भाई, नाम है, क्या विवाद हो गया? ये विवाद वैसे आज का नहीं है। ठीक है, ये विवाद की शुरुआत होती है 2008 में। 2008 में दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसकी जो भारतीय शाखा है उसका नाम है मेसर्स रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। वहां पे उसने उस क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन करके कहा कि हो सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा डायमंड का, हीरे का खदान इस क्षेत्र में है। और यहाँ पे अमूमन लगभग इस क्षेत्र में, बक्सवाहा जंगल के क्षेत्र में 34 मिलियन कैरेट कच्चा डायमंड ओर है। ठीक है, मतलब 34 मिलियन कैरेट डायमंड नहीं है, कच्चा उसका ओर है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और ये एशिया का सबसे बड़ा खदान हो सकता है हीरा का। तो सोचिए भारत सरकार को कितना फायदा होगा, इससे कितना रिवेन्यू आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये होगा तो भारत सरकार कहेगी कि खुदाई करो, आप निकालो वहां से हीरा। तो 2008 में ही रियो टिंटो को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो लगभग 900 हेक्टेयर क्षेत्र जो था, जहां जंगल का क्षेत्र था, वो दिया गया था रियो टिंटो ग्रुप को कि आप वहां पे हीरे की खुदाई करके हीरा निकाले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां के लोगों ने इसका काफी पुरजोर विरोध किया। ठीक है, और लोगों के दबाव में और इन्वायरमेंटलिस्ट के दबाव में क्या हुआ कि उसको मध्य प्रदेश सरकार को आखिरकार 2016 में, ठीक है, 2008 में अलॉट हुआ। उसने वहां पे काम भी शुरू कर दिया, उसने अपना प्रोजेक्ट भी बैठाना शुरू कर दिया, उसने वहां पे काफी खर्च भी किया। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2016 में उसको कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अब हाल फिलहाल में, अब ये खबर इसलिए हाल बना हुआ है क्योंकि हाल फिलहाल में फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने आदित्य बिरला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड EMIL को अब 900 नहीं 382 हेक्टेयर अलॉट किए हैं वहां पे खुदाई करने के लिए। और जिस एरिया में, जिस ब्लॉक में, जहां का इस एरिया में हीरे का खदान होगा, उसका नाम रखा गया है बंदर डायमंड ब्लॉक। अब जंगल है, जंगल में बंदर रहते हैं, तो बंदर डायमंड ब्लॉक। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना, 382 हेक्टेयर। सरकार का कहना है कि पहले तो हमने 900 हेक्टेयर दिया था, जो बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा होता है, अब तो हम उसका 1/3 लगभग दे रहे हैं, और ये जरूरी है, इससे सरकार को बहुत फायदा होगा। लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो वहां के लोग हैं, अब इसके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट और अन्य दरवाजे खटखटा रहे हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। क्यों? क्योंकि अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट को कारण लगभग 2,15,000 से भी ज्यादा पेड़ों को काटना पड़ेगा। आपको पता है कि एक पेड़ लगाना हमारे लिए, पेड़ लगाना कितना जरूरी होता है, और उसकी जगह पे यदि हम 2 लाख पेड़ एक बार में काट दें तो क्या असर होगा हमारे वातावरण पे। ठीक है, तो लगभग 2,15,000 पेड़ काटे जाने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, एक और होगा कि जो वहां पे 20 गांवें जो लगभग बस्ती हैं, उससे जो 8,000 लोग हैं, ठीक है, उन पे असर पड़ेगा, उनका विस्थापन होगा। साथ ही साथ जो लाखों वन्य जीव जो वहां पे रहते हैं, उन पे भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि हम जितना पेड़ काटेंगे उतना ही पेड़ दूसरे क्षेत्रों में लगा भी देंगे। लेकिन लोगों का मन में डर बना हुआ है, क्योंकि लोगों ने पहले भी उस क्षेत्र में देखा है नर्मदा विस्थापन के समय कि जितने पेड़ कटे थे उससे बहुत ही कम पेड़ जमीन पे लग पाए थे और कागज पर ज्यादा लगे थे। तो खैर, हमें उससे नहीं मतलब, हमें तो मतलब है कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। तो ये सारा कुछ था बक्सवाहा विवाद से हमारे एग्जाम के लिए जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्राइजेस होते हैं, पुरस्कार होते हैं कुछ, उससे भी हमारे एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है पुलित्जर पुरस्कार। वैसे तो ये अमेरिका का पुरस्कार है, वहां की कोलंबिया यूनिवर्सिटी वहां पे जर्नलिज्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को ये पुरस्कार देती है। लेकिन इसका एक्सेप्टेंस जो है वो ग्लोबली है और पहले भी हमारे एग्जाम में आते रहे हैं, इस बार भी उससे। ऐसे तो ये 23 सेगमेंट्स में दिए जाते हैं, उसमें से दो ऐसे पुलित्जर पुरस्कार के दो ऐसे नाम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। आइए एक बार उसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, यूएसए में समाचार पत्र, पत्रिका, साहित्य वगैरह के लिए देती है, 23 सेगमेंट में देती है। ठीक है, जो दो इंपॉर्टेंट है, एक जो है जो स्पेशल अवार्ड एंड साइटेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिया गया पुलित्जर पुरस्कार डार्नेला फ्रेजियर को। आप सब लोग को याद होगा कि पिछले साल एक घटना हुई थी जिसमें एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति को मिनेसोटा शहर की पुलिस ने उसके गर्दन के ऊपर पैर रख के कुछ इस तरह से उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था अमेरिका में, सेव ब्लैक के नाम से। ठीक है, तो वहां पे जो ब्लैक लोग रहते हैं उनके नाम पे। ठीक है, तो वो काफी चर्चा में रहा था। तो उसका जो फोटो जो जिसने लिया था, जिसने रिपोर्टिंग करी थी, उसका नाम था डार्नेला फ्रेजियर। उन्हें मिला है पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल अवार्ड एंड साइटेशन सेगमेंट में। और एक भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन को भी मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2021। ठीक है, किस सेगमेंट में? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सेगमेंट में। इन्होंने चीन के खिलाफ एक बहुत ही निर्भीक रूप से रिपोर्टिंग किया था। ठीक है, चीन को आईना दिखाया था, तो इसी के लिए मेघा राजगोपालन को मिला था, जो कि भारतीय मूल की अमेरिका की नागरिक है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बड़े शहरों में जैविक उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ा है, बशर्ते ये काफी महंगा भी होता है। लोग फिर भी रासायनिक खादों से उत्पन्न जो हमारे अनाज होते हैं उसको ना खाने के बजाय ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती से उत्पन्न हुए अनाज को खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भले ही जो रासायनिक तरीके से उत्पत्ति हुई मान लो कि वो 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो है, और जैविक तरीके से उत्पन्न की हुई गेहूं 200 रुपए किलो है, फिर भी कुछ लोग अब धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो बीमारियां आती रहती है अलग अलग प्रकार की, उससे बचने के लिए इसी दिशा में। और उससे क्या है ना, किसानों को भी फायदा है, जमीन को भी फायदा है, क्योंकि रसायन कम डलेंगे और जो पानी बह के जाता है नदियों में, तो नदी का भी प्रदूषण कम होगा। इसी दिशा में बिहार सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जमीनों की उन्नत करने के लिए और गंगा नदी में कम प्रदूषण होने, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए बिहार सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है जैविक कॉरिडोर योजना। ठीक है, जैविक कॉरिडोर बनाने का प्रस्तावना रखा था बिहार सरकार ने, पिछले साल में ही रखा था, लेकिन ये हाल फिलहाल में भी खबर पे बना हुआ है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बिहार सरकार के तीसरे कृषि रोड मैप का हिस्सा है। बिहार सरकार हर 5 साल के लिए एक रोड मैप निकालती है कृषि क्षेत्र के लिए, तो ये तीसरा कृषि रोड मैप का हिस्सा है। और ये गंगा नदी के किनारे बक्सर से लेकर के भागलपुर तक जितने भी जो जिले हैं गंगा नदी के किनारे, यानी पूरे बिहार में 13 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हैं। इस पूरे 13 जिलों के लिए फिलहाल इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैविक कॉरिडोर योजना को। और धीरे धीरे यदि आगे भी बिहार सरकार की मंशा है कि सभी जिलों में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 13 जिलों के लिए। और वो कौन से 13 जिले? जो गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रही है बिहार सरकार? क्या कर रही है कि किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान दे रही है। ठीक है, साथ ही साथ निःशुल्क प्रमाणीकरण भी कर रही है कि हाँ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कि बताने के लिए उसका जो प्रमाणीकरण होता है वो निःशुल्क किया जा रहा है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के लिए, जैविक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए इस साल के बजट में बिहार सरकार ने 155 करोड़ आवंटित किए हैं। और अभी तक विधानसभा के अंदर मंत्री जी ने बताया कि 21,608 किसान, ठीक है, जैविक कॉरिडोर योजना से जुड़ चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इसी को और बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की जो कृषि विभाग है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक मिशन की स्थापना करने पर विचार कर रहा है, उस दिशा में काम कर रहा है, ताकि जो केंद्र सरकार के
जो अलग अलग फंड्स होते हैं, अलग अलग स्कीम्स होती है, और राज्य सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स है कृषि से जुड़ी हुई और खास करके ऑर्गेनिक जैविक कृषि से जुड़ी हुई, उनको एक छत के नीचे एक रूप में दिया जा सके ताकि किसानों को उसका ज्यादा फायदा हो सके। इसलिए बिहार सरकार कृषि विभाग ऑर्गेनिक मिशन की स्थापना करने की योजना पर काम कर रहा है। ये थे खबरें जैविक कॉरिडोर से। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने सलाहकारों की एक परिषद रखती है अलग अलग विषयों पे, ठीक है, क्योंकि उनके बहुत ही व्यापक लेवल पे उनको जानकारी और सलाह की जरूरत होती है। और जो राज्य सरकारें हैं वो भी सलाहकार रखती हैं, मगर सलाहकार परिषद रखे ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है, ठीक है। और उसमें भी यदि कुछ बहुत बड़े नाम जुड़ जाएं तो ये तो खबर चर्चा में आती ही है और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार के ही तर्ज पे हाल ही में तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने अपने यहाँ एक आर्थिक सलाहकार परिषद रखा है जो मुख्यमंत्री को आर्थिक मुद्दों पे सलाह देगा, ठीक है। अब इसमें जो है बहुत 5 बड़े बड़े नाम जुड़े हैं और इन नामों की वजह से ये काफी चर्चा में खबर है। पहला है एस्थर डफलो, ठीक है। एस्थर डफलो ये कौन है? नोबेल विजेता पुरस्कार विनर है, ठीक है। इनको पिछले साल दिया गया था पुरस्कार एस्थर डफलो को, अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। रघुराम राजन, इनको भारत में कौन नहीं जानता है, पूर्व आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जो पिछले अभी केंद्र सरकार में कुछ दिन पहले तक सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार ही थे, ठीक है, केंद्र सरकार के पूर्व सलाहकार। जीन ड्रेज ये भी जाने माने अर्थशास्त्री हैं, यूएस के हैं, ठीक है। और डॉक्टर एस नारायण ये क्या है? पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव है। इन 5 लोगों को मिला के तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार ने एक आर्थिक सलाहकार परिषद रखी है मुख्यमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए। आइए बढ़ते अगली खबर। शिखर सम्मेलनों से अक्सर हमारे एग्जाम में सवाल आते रहते हैं और एक जो शिखर सम्मेलन हाल ही फिलहाल में संपन्न हुआ था और काफी चर्चा का विषय बना रहा था भारत में और पूरी दुनिया में, तो एक बार नजर डालते हैं उस शिखर सम्मेलन पे। वो है हमारा G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 एक साथ कौन है? तो एक बार देख लेते साथ कौन है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व खुले समाज और उन्नत अर्थव्यवस्था के ग्रुप है ये, ठीक है। इसका स्थायी सदस्य कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। कौन कौन है वो 7 लोग, ठीक है। कौन 7 लोग, 7 देश जो भी है, ठीक है। यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। पूरा यूरोपियन यूनियन है, इसलिए मैं देश नहीं कह रहा था, ठीक है। तो ये तो 6 देश हो गए और 7वां कौन है? यूरोपियन यूनियन है। भारत इसका तो मेंबर नहीं है, तो फिर चर्चा का विषय क्यों बना? चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि भारत इस बार वहां पे अतिथि देश था। पहली बार G7 का अतिथि देश के रूप में भारत शामिल हुआ और सिर्फ भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया था। और ये न्योता किसने दिया था? इस बार के आयोजक यूके ने इसका आयोजन हुआ था और इंग्लैंड ने ही आयोजन किया था उसने भारत को पहली बार G7 में अतिथि के रूप में बुलाने वाला जो देश है वो यूके ही है, ठीक है। पहली बार भारत को बुलाया गया था, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। और चूंकि भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है तो भारत को भी इसका हिस्सा बनाए जाने पे विचार हो रहा है, ठीक है। इसी के लिए इसको बुलाया गया था ताकि आप भी आइए और जो हमारे G7 का जो चर्चा होता है उसमें हिस्सा लीजिए। ये थी आज की 5 खबरें। कल फिर शाम मिलेंगे 7 बजे, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के वो 5 खबर जो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से होंगी, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगी। धन्यवाद।